ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चल रहे हैं अपना केमिस्ट्री फॉर नीट सीरीज रैपिड रिवीजन में. वी आर गोइंग ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक टुडे. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आर नेक्स्ट टॉपिक, हमने इफ़ यू रिमेंबर, जिन्होंने नहीं देखा इससे पिछले वाला, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर लिया था, राइट? तो थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं. इरिवर्सिबल प्रोसेस तक हम ख़त्म कर चुके हैं. जिन्होंने मिस कर दिया है प्लीज़ इसकी पिछली वाली वीडियो को देखो. Now today we are going to go on to thermodynamics part 2. So thermodynamics part 2 में हमारे पास क्या क्या है? We have thermodynamic equilibrium. This is what we are going to study. Then we are going to study work and we are going to study heat and temperature. So ये तीन topics हम लोग डिटेल में कवर करेंगे so that इसमें से क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए मैं थोड़े से फॉर्मूला है आपको जो कि मैं इस वाले टॉपिक्स में आज बताने वाली हूँ. नाउ जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकते हैं. नाउ देयर आर अ फ्यू एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ स्टेट फंक्शन. हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शन क्या होता है. स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करेगा ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट. तो एसेंशियल क्राइटेरिया होते हैं स्टेट फंक्शन के, जैसे जो वैल्यू होती है ना स्टेट फंक्शन की, द वैल्यू ऑफ द स्टेट फंक्शन विल डिपेंड एज वी हैड डन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इट हैज नथिंग टू डू with the path. So it is only going to depend upon the initial and the final state. Then state functions जो हैं जितनी भी हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो वो सेटिस्फाई करती हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेट फंक्शन. सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टेट फंक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डेल्टा यू कर रहे हैं तो डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, फिर उसके बाद एंथैल्पी कर रहे हैं तो एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. या हम लोग एंट्रोपी कर रहे हैं एस विच इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. सो ये सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर गोइंग टू बी स्टेट फंक्शंस. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है उसमें तीन तरह के इक्विलिब्रिया होते हैं. सो लेट्स सी कौन कौन से इक्विलिब्रिया है. thermodynamic equilibrium, over here we are talking of three kinds of equilibrium. The first one is mechanical equilibrium. So what is mechanical equilibrium? कि जो position और velocity होती है of a system that does not change with time. सो पोजीशन भी चेंज नहीं होना चाहिए और वेलोसिटी, ईदर ऑफ द टू डज नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर वर्क डन इज जीरो, only then position or velocity will not change with time. So that is mechanical equilibrium. मतलब at this point of time ना तो वर्क होता है सिस्टम के ऊपर, ना ही सिस्टम वर्क करता है for any thermodynamic equilibrium that is mechanical equilibrium to be attained. Second हमारे पास आ जाता है thermal equilibrium. So when we are talking of थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इस पे थर्मल मीन्स टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम इंक्लूडिंग द सराउंडिंग्स. ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर सिस्टम का है दैट डज नॉट चेंज विद टाइम. सो फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है द थर्ड वन विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम.
So you already know what chemical equilibrium is, right? The third type we are doing over here is केमिकल इक्विलिब्रियम. तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है इसमें कॉम्पोजिशन जो सिस्टम की होगी दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट? वो डेफिनेट होती है और टाइम के साथ चेंज नहीं होती. सो फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम वी आर सेइंग दैट कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम of the system is constant. So that is what chemical equilibrium is. So system जो है एक thermodynamic equilibrium में उसको ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रिया जो है उसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे तभी वो thermodynamic equilibrium अटेन कर सकता है. So we are talking about the first quantity over here which is work. So work को हम एक्सप्रेस करते हैं as intensity factor into capacity factor. ठीक है. सो इंटेंसिटी फैक्टर क्या हो गई? जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वर्क, और कैपेसिटी फैक्टर क्या हो गई? जितना काम हुआ है, एक्सटेंट. सो ये दोनों चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स वर्क. सो वी हैव लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग ऑफ मैकेनिकल वर्क, तो हर एक वर्क में एक इंटेंसिटी फैक्टर और एक कैपेसिटी फैक्टर होगा. तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज द इंटेंसिटी फैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज द कैपेसिटी फैक्टर. फिर हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल वर्क दैट इज गिवन एज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चेंज इन चार्ज विच इज डेल्टा क्यू. सो V हो गया इंटेंसिटी फैक्टर और डेल्टा Q क्या हो गया? दैट इज गोइंग टू बी द कैपेसिटी फैक्टर. ठीक है. फिर हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन वर्क. सो व्हाट इज एक्सपेंशन फॉर वर्क? माइनस P डेल्टा V. ये हम लोग जनरली गैसेस के लिए यूज करते हैं. तो एक्सपेंशन वर्क में प्रेशर इज गोइंग टू बी द इंटेंसिटी फैक्टर and delta V is going to be the capacity factor. Then we have gravitational work. So what is gravitational work? For gravitational work that is going to be equal to gravitational force, which is mg, mass into acceleration due to gravity, into change in height, which is delta h. So this is gravitational work. Then we have extension work. So these are different types of works, but यहाँ पे हम लोग expansion work के ऊपर ही concentrate करेंगे. So extension work that is equal to tension into change in length. Tension into change in length. ये सारे हमारे पास work, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आ जाते हैं. फिर उसके बाद व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क? सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क, सीजीएन में ये आ जाएगा, सीजीएस यूनिट में ये आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर और अर्ग, और एसआई यूनिट में ये आ जाएगा न्यूटन मीटर और जूल. So you can see over here that you know energy and work, they have the same units. So work and heat and energy, they are going to have the same units. अब एक कोई भी सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों वो सिस्टम जनरली दो तरह का काम कर सकता है. एक होता है एक्सपेंशन वर्क, ठीक है, और जो दूसरा टाइप ऑफ वर्क होगा दैट इज नोन एज नॉन एक्सपेंशन वर्क.
नॉन एक्सपेंशन वर्क। अब एक्सपेंशन वर्क क्या हुआ, जिसमें एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रही है जब भी हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जनरली ये जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क विच इज गिवन बाय पी डेल्टा वी। दिस इज द एक्सपेंशन वर्क। और नॉन एक्सपेंशन वर्क में चेंज इन वॉल्यूम जो होती है वो नहीं होती। तो केमिकल रिएक्शन जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो इन करने में हेल्प करता है, दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंशन नॉन एक्सपेंशन वर्क। सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, no change in volume during this work. Now यहाँ पे अगर हम लोग IUPAC के नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली करें तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, सबसे पहले क्या हो गया, दिस इज एक्सपेंशन। सो this we are correlating it to expansion of a gas. Okay, so this is going to be negative. Conventionally हम लोग बोलते हैं कि expansion में work done is negative, right? So this will be given as minus P delta V. And if you're taking work done on the system, तो compression होगा, work done on the system, that is compression of a gas, this is given as positive and this is going to be positive P delta V. इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ W क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो वर्क है दैट हैज बीन डन on the system by the surroundings. So this work done on the system will also, बहुत ध्यान से सुनो, this work done on the system by the surroundings, that is going to increase internal energy. Very very important, it is going to increase internal energy. On the other hand, negative values जो जब हम लोग वर्क की लेते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम। तो इन दिस केस देयर इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब हुआ एक्सपेंशन, वर्क डन इज नेगेटिव गिवन बाय माइनस पी डेल्टा वी विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंप्रेशन, पॉजिटिव पी डेल्टा वी, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नाउ जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है कि हम लोगों ने वर्क का क्या दिया है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी in case of expression, which will be equal to minus P V2 minus V1. Okay, so यहाँ पे जब हम लोग करते हैं कि whether work is a state function or not, तो work बच्चों is not a state function. Work is not a state function. Question आ जाता है ना ऐसा कि which amongst the following is a state function? So work is not a state function. क्यों? क्योंकि जो amount of work होता है वो depend करता है on the path followed. पर अगर work को हम adiabatically करते हैं at constant pressure, then it becomes a state function. So at constant pressure, QP that is equal to delta U plus minus P delta V. P delta V को हम लिख सकते हैं as work done. So delta U plus minus work done. अगर QP 0 हो गया, so we are saying that if QP is 0, then in that case the internal energy that will
become equal to W. Then it becomes a state function. ठीक है, समझ आ गया? ओके अब अगर हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हैं, सो लेट्स टेक अ साइक्लिक प्रोसेस. सो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? So when we are talking of a cyclic process, इस तरह से let's say we are taking a graphical representation over here, P और V के बीच में एक ग्राफ बना रहे और हम लोग बोल रहे हैं कि हम एक cyclic process ले रहे. तो this is how we show the arrows for a cyclic process. ठीक है, अब इधर W जो है that is negative. अगर arrows हम उल्टी बताएंगे, same diagram we are drawing between P and V, ये हमारे पास साइक्लिक वर्क आ गया. सो एरोज यू कैन सी हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज शो करती है. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको एरोज डायग्राम में शो करी है तो इसका मतलब W इन दिस केस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है, सो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो एरिया आ रहा है अंडर द साइकिल, दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द वर्क. तो वो नेगेटिव होगा अगर साइकिल इज क्लॉकवाइज और पॉजिटिव होगा अगर साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, और वर्क ऑफ कंप्लीट साइकिल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? दैट इज इक्वल टू द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय द साइकिल इन दिस डायग्राम. तो अगर आपको इस तरह से डायग्राम दिया है और बोला है कि भाई वर्क कैलकुलेट करो, तो दे विल बी गिविंग यू इस पे पूरे क्या कहते हैं उसको, कैलिब्रेशन इसकी करी होगी. तो आपने एरिया कैलकुलेट करना है साइकिल का एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वर्क डन. राइट नाउ उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनर्जी. एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो गया? पता है आपको, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. तो बहुत तरीके की एनर्जीज होती हैं. काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई. और according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed but can be interconverted between one form to another. Okay, so जब भी interconversion होती है इन forms में, वो सिर्फ होंगी in the presence of matter. Please remember this. Okay, अगर absence of matter होगा तो energy can only exist in the form of radiant energy in absence of matter. Joule is going to be the unit of energy. So you know what kinetic energy is? Energy of a system due to its movement, potential energy due to position, electrical energy that is equal to potential difference product of potential and charge, radiant energy associated with photon of light, chemical energy क्या होती है? Mass energy, nuclear energy, heat energy. So these are all energies. Now हमारा main यहाँ पे concern क्या है? We are going to talk of heat and temperature. काफ़ी सारी आपकी चीज़ें जो है यहाँ पे confusions दूर होंगी when we are going to do this particular topic. अब heat क्या होती है? जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, तो वो बच्चों एक नॉन मैकेनिकल वर्क होता है. ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क. दैट इज टर्म्ड एज हीट. सो क्या हुआ? हीट मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी measure of quantity of energy transferred from one body to other
as a result of temperature difference between them. So this is known as what? This is known as heat. फिर हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या हो गया? इट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी. इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी मतलब कि कितनी एनर्जेटिक है एक पर्टिकुलर पार्टिकल. राइट? अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, अगर फेज ट्रांजिशन हो रही है, इवन दो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल द टेम्परेचर एट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स दे आर गोइंग टू बी कांस्टेंट. ओके, सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवर हियर, जिसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इंटरनल एनर्जी. राइट? अब यूनिट्स ऑफ हीट आपको पता है? यूनिट्स ऑफ हीट पता है? नहीं पता है? चलो कर लेते हैं. तो यूनिट्स ऑफ हीट हमारे क्या हो गए? कैलोरी, जूल्स, अर्ग. ठीक है? अब अगर हमको कन्वर्जन करना है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग्स. ठीक है? एंड 1 कैलोरी is equal to 4.184 joules. फिर कई बार आपको लीटर एटमॉस्फेयर में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 101.3 joules, which is equal to 24.20 calories. Okay, so this is all what we have for today. Tomorrow we are going to go on to our next topics. तो कल हम लोग internal energy करेंगे, heat capacity of a system करेंगे, first law of thermodynamics करेंगे. ये सारा हम लोग कल ख़त्म करने वाले हैं. तो you just stay tuned. क्लासेस बच्चों मिस नहीं करो, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करो इफ़ यू आर लाइकिंग द क्लासेस. बहुत जल्दी आपके नोट्स जो हैं वो भी आने वाले हैं. When we are going to start our +1 and +2 के regular classes soon and a question bank. So notes you can take the hard copies of the notes by directly calling me या telegram पे message डाल के, और soft copy जो है that I can send you by mail, but for that you will have to see the telegram channel. ठीक है? और उस पे अपने आप को एक मेंबर बनाओ और मेरे साथ खूब सारी चैटिंग करो. See you guys.